अभी तक आप लोगों ने देखा कि रैना ने बिना सोचे समझे कह दिया कि उसकी माँ मर गई है। तारा रैना जी की बात सुनकर जैसे जम सी गई थी। उसने सोचा कि उसने शायद कुछ गलत सुन लिया। उसने दोबारा से रैना से पूछा, क्या कहा आपने? रैना अब धरा के बिहेवियर से तंग आ चुकी थी। उसने चिढ़ते हुए धरा से कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मर चुकी है तुम्हारी माँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ कह रही हैं। दारा ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, कह दीजिए कि ये सब झूठ है। अरे मुझे क्या मिलेगा तुमसे झूठ बोलकर? जब तुम्हारे जाने के बाद हम तुम्हारे भाई और माँ को यहाँ लेकर आए तो वो बहुत दुखी रहती थी। तुम्हारा कुछ पता नहीं लग रहा था, इसलिए वो कुछ ही दिन बाद तुम्हारे गम में मर गई और तुम्हारा भाई तब से गायब है। रैना रुकी और फिर उसने कहा, कहीं वो भी तो नहीं मर गया? दारा को रैना की बातें किसी कांटे से कम नहीं लग रही थी। उसने अपने कानों पर हाथ रखा और चीखते हुए कहा, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, भगवान के लिए आप चुप हो जाइए। तब बाहर ही था, वो अंदर नहीं आया क्योंकि उसको लगा कि दारा को अकेले में ही उसके माँ और भाई से बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने दारा के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो भागते हुए अंदर की तरफ गया। उसने देखा कि दारा ने अपने कांधों में हाथ रखे हुए थे और वो बिना रुके रोए जा रही थी। वो जल्दी से दारा के पास गया। उसने दारा को पकड़ते हुए कहा, प्रीसा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? प्रीसा ने जैसे ही तब को देखा वो जो जो से रोने लगी। तब दारा ने बस इतना ही कहा और वो तब की बाहों में बेहोश हो गई। तब ने जब धारा को इस हालत में देखा तो जैसे पागल सी हो गया। उसने उसको अपनी बाहों में उठा लिया। उसने रैना की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, क्या हुआ धारा को? रैना तब के इतने गुस्से वाले चेहरे को देखकर डर गई और उसने तब को सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनने के बाद तब जल्दी से धरा को बाहर की तरफ लेकर गया। रैना भी तब के पीछे पीछे बाहर तक आई। जब उसने तब को धरा को एक कार में बैठाते हुए देखा तो वो शॉक्ड हो गई। उसको तो ये पता नहीं था कि ये कौन सी कार है, लेकिन कार को देखकर कोई भी बता सकता था कि कार बहुत महंगी है। रैना पहले से ही धरा से नफरत करती थी। उसने नफरत से ही कहा, ये लड़की बहुत बेशर्म है, जहाँ भी जाती है वहीं अमीर लड़कों को अपने बस में कर लेती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2 साल पहले जरूर धरा इसी लड़के के साथ भाग गई होगी। रैना को इस बात से काफ़ी जलन हो रही थी क्योंकि धरा को हमेशा अमीर और हैंडसम लड़के पसंद करते थे और दूसरी तरफ नेहा ने एक 40 साल के बूढ़े से शादी कर ली थी जिसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन वो उस लड़के जितना जवान और हैंडसम नहीं था जो धरा के साथ आया था। यही सब सोचकर रैना का खून खौलने लगा था। शाम का वक्त था। तब अपनी हवेली में बेड के किनारे पर धरा का हाथ पकड़कर बैठा था। धरा अभी तक बेहोश थी। डॉक्टर ने तब से कहा, आप चिंता मत करिए, इनको जल्द ही होश में आ जाएगा, ये बस टेंशन के कारण बेहोश हुई हैं। तब ने उस डॉक्टर की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसको वहां से जाने का इशारा किया। दूसरी तरफ रायजादा कंपनी में आज अपने केबिन में बैठा था। उसके सामने कनिष्क बैठा हुआ था और साइड में अभिनव। कनिष्क ने एक फाइल अच के सामने रखते हुए कहा, मिस्टर आकाश जोशी ये चाहते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट तब मल्होत्रा के साथ मिलकर करें। उनका मानना है कि अगर मुंबई की दोनों सबसे बड़ी कंपनियां एक साथ मिलकर काम करें तो ये सबसे अच्छा डिसीजन साबित होगा। काम, वो भी तब मल्होत्रा के साथ? हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। कनिष्क ने अभिनव की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। उनका फोकस तो बस अच पर था क्योंकि अच का डिसीजन ही लास्ट डिसीजन होने वाला था। अच को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। हम उनके साथ काम नहीं करेंगे भाई, अभिनव ने अच परेशान होते हुए कहा। हम करेंगे, अच ने बस इतना ही जवाब दिया। भाई आपको पता भी है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अच की बात सुनकर अभिनव ने शिकायत करते हुए कहा, आपको पहले से ही पता था
कि उसका भाई जरूर कुछ ऐसा ही करने वाला है। और वही कनिष्क अच की बात सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो गया। उसने जल्दी से उठते हुए कहा, फिर तो मैं आगे का काम देख लेता हूँ। ये कहकर कनिष्क केबिन से बाहर चला गया। अब अभिनव और अच साथ में केबिन में बैठे हुए थे। अभिनव ने अच से कहा, भाई आप अपने साथ ही बुरा कर रहे हो। आपको पता है ना, धरा अब आपकी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। आप करना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये भी अच्छे से पता है कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए भी धरा की वजह से ही हाँ की है। बर्बाद बर्बाद कर दूंगा मैं उन दोनों को। लेकिन कैसे? अभिनव ने अच्छे से पूछा। धरा की आंखों में मैंने खुद के लिए नफरत साफ साफ देखी है। मैं उससे शादी करूंगा और उसको जिंदगी भर खुद के करीब रखकर उसको सजा दूंगा। और बात रही उस तप मल्होत्रा की, अगर वो उससे प्यार करता होता तो उसको धरा से दूर होकर खुद ब खुद सजा मिल जाएगी। भाई, बदला ही क्या, आप पहले भी उसको पाना चाहते थे और अब भी। नो अब अपने भाई की हरकतों से परेशान हो चुका था और वो चाहता था कि उसका भाई सब बातों को भूल जाए और अपनी जिंदगी में खुश रहे। लेकिन अब तो उसको इस चीज से दूर दूर तक का कोई चांस ही नहीं लग रहे थे। पहले का पाना अलग था और अब का पाना अलग है। अब जो दर्द मैं उसे दूंगा वो पहले कभी मैं उसको नहीं देना चाहता था। अच ने थोड़ा गुस्से में कहा। भाई, अभिनव कुछ और कह पाता, तभी अच ने उसको बाहर जाने का इशारा कर दिया। दूसरी तरफ धरा को होश आ चुका था। तब उसका हाथ पकड़कर उसके पास ही सो गया था। जब उसने देखा कि धरा को होश आ चुका है तो वो जल्दी से बैठ गया। धरा ने तब को देखा और उसने उठने की कोशिश की। तब ने उसको उठने में मदद की। उसने उसके चेहरे को ध्यान से देखा जो अब सफ़ेद से पीला पड़ चुका था। धरा ने तब से डरते हुए कहा, तब मुझे अभी बहुत बुरा सपना आया। सपने में मेरी चाची कह रही थी कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ये बहुत ही भयानक था। ये कहते हुए धीरा के हाथ पांव कांपने लगे थे। तब ने उसकी बात सुनकर हैरान था। उसने झिझकते हुए कहा, प्रीसा, वो कोई सपना नहीं था बल्कि सच था। धरा ने उसकी बात सुनकर उसका कॉलर पकड़ लिया। उसने तब को हिलाते हुए कहा, तुम भी अब झूठ बोल रहे हो। ये कहते हुए धरा जोर जोर से रोने लगी। तब ने उसको गले से लगा लिया लेकिन उसको चुप नहीं करवाया। वो चाहता था कि धरा खुल के रो ले, तभी उसका मन हल्का होगा। करीब 1 घंटे तक धरा रोती रही। उसके बाद वो तब से अलग हुई। वो तब ने उसकी आंखों में कुछ अजीब सा देखा। वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। धरा ने अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से में कहा और दांत पीसते हुए कहा, ये सब अच की वजह से हुआ है। अगर वो 2 साल पहले मेरा इस्तेमाल नहीं करता तो ना ही मेरी माँ मुझे घर से निकालती और ना ही वो सच्चस की माँ मुझे जलील करती और ना ही मेरा एक्सीडेंट होता और ना ही मैं कुआं में जाती। ये सब उसकी गलती है। उसकी वजह से मेरी माँ की जान गई और मेरा भाई भी लापता है। ये कहते हुए धरा पूरी तरह से कांप रही थी। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। मैं उसका सब कुछ उससे छीन लूंगी। उसने तब की तरफ देखा और कहा, तब क्या तुम मेरी मदद करोगे? तब तो उससे बिना पूछे ही उसके लिए अच से बदला लेने वाला था, जिसकी तैयारी उसने कर भी ली थी। लेकिन अब परिस्थितियां अलग थीं। उसको पता था कि धरा कुछ ऐसा कहेगी जिसे सुनकर उसको बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके धरा से पूछा, तुम क्या करने की सोच रही हो? धरा ने गुस्से से कहा, मैं आज राजादा से शादी करूंगी। शादी करोगी? तुम ठीक तो हो ना प्रीसा? तुम उस भेड़िए से शादी करोगी? आखिर तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें उस भेड़िए के साथ शादी करने दूंगा? तब को अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। आखिर कैसे वो अपने प्यार को किसी और का होते हुए देख सकता था। धरा ने तब से कहा, तब तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। तुम्हें तो पता है ना,
कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। और बात रही शादी की, तो मैं अपना मकसद पूरा होने के बाद उसको तलाक दे दूँगी। दारा के बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद तब को उसकी बात के लिए मानना ही पड़ा। उसने कहा, तुम करना क्या चाहती हो उसके साथ? तब ने पूछा तो धरा ने जवाब दिया, उसका सब कुछ उससे छीन लूँगी, तुम बस देखते जाओ। उसी वक्त उन दोनों के कानों में तब के फ़ोन की बेल बजती है। तब फ़ोन उठाकर कहता है, क्या हुआ सर? काम हो गया। रायजादा हमारे साथ काम करने के लिए मान गए हैं। फ़ोन के दूसरी तरफ से आई आवाज़ सुनकर तब के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो फ़ोन कट कर देता है और फिर प्रीसा से कहता है, तुम्हारा आधा काम तो हो ही गया। दूसरी तरफ अभिनव एयरपोर्ट पर अपनी माँ को लेने गया था। उसकी माँ अभी एक दोस्त के बेटे की शादी में कनाडा गई थी। अभिनव वहाँ काफ़ी देर से वेट कर रहा था, लेकिन उसकी माँ अभी तक नहीं आई थी। उसके मन में पता नहीं क्या आया। वो अपनी माँ के नाम का बोर्ड लेकर वहाँ खड़ा हो गया। उसके ऊपर गीता लिखा हुआ था, लेकिन कोई सरनेम नहीं था। उसने अपने हाथ को उस बोर्ड के साथ ऊपर उठा लिया ताकि उसकी माँ वो बोर्ड साफ साफ दिखाई दे। उसी वक्त एक लड़की जिसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उस लड़की की नज़र जैसे ही अभिनव के हाथ में पकड़े हुए बोर्ड पर पड़ती है, वो उसके पास आकर उसके हाथ से वो बोर्ड खींचकर उसके हाथ में अपना सारा सामान पकड़ा देती है और उससे कहती है, चलो जल्दी, मुझे जल्दी घर जाना है। ये कहकर वो बाहर की तरफ निकल जाती है। अभिनव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। वो अपने हाथ में पकड़े हुए सामान को देखता है और फिर उस लड़की को जो अभी अभी उसको ऑर्डर देकर गई थी। वो लड़की किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। कुछ दूर जाकर उस लड़की को एहसास हुआ कि उसके पीछे तो कोई आ ही नहीं रहा। वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि अभिनव उसको घूर रहा था। वो लड़की गुस्से से कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या मैं क्या कह रही हूँ? अभिनव फिर से अपनी जगह से नहीं हिला, ये देखकर कि उसकी बात का वहाँ खड़े लड़के के ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा है। वो लड़की गुस्से से उसके पास जाती है, तुम चल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी शिकायत मैं अपने भाई से करूँगी, समझे तुम? फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। उस लड़की ने गुस्से से कहा। अभिनव को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से में उस लड़की का सब सामान नीचे जमीन पर फेंक दिया। उसने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, कौन भाई? किसका भाई? किसकी इतनी हिम्मत की अभिनव रायजादा को हाथ लगाकर भी दिखाए? उस लड़की ने जब देखा कि अभिनव ने कैसे उसका सब सामान फेंक दिया, तो वो गुस्से से पागल ही होने लगी थी। लेकिन उसने जैसे ही उसकी पूरी बात सुनी, वो हैरान हो गई। रुको, तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम अभिनव रायजादा हो? रायजादा खानदान के छोटे बेटे और बिजनेस की दुनिया के डॉन। हाँ हाँ, ये कहकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेते हो। आखिर भाई ने किस कबूतर को लेने मुझे भेज दिया है? क्या तुम मेंटल पेशेंट हो? अभिनव उसकी बात सुनकर अब अपना आपा खोने लगा था। वो जैसे ही कुछ कहता, उसके पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आती है। अभी अभिनव पीछे मुड़कर देखता है और उसके बाद अपने सामने खड़ी लड़की को वो गुस्से से देखता है और कहता है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा। उस लड़की को अब तक ये समझ तो आ गया था कि ये वो नहीं है जिसको उसके भाई ने उसको लेने के लिए भेजा था। लेकिन उसने फिर से अभिनव को चिढ़ते हुए कहा, लगता है आजकल के नौकर अपनी औकात भूल गए हैं। अभिनव को तो अब गुस्से से फटने वाला था कि उसकी माँ उसके और भी करीब आ जाती है। उसकी माँ को उन दोनों की बातें सुनाई तो दे नहीं रही थी, इसलिए वो उनकी बातें सुनने के लिए उनके करीब आ जाती है। अभिनव ने अपने शब्द अपने मुंह में ही दबा लिए और अपनी माँ को लेकर वहाँ से जाने लगा। जाने से पहले
उसने एक बार उस लड़की को घूर कर देखा। गीता मैडम, आप यहाँ हैं? मैंने आपको सब जगह ढूंढा। तब के असिस्टेंट ने हाँफते हुए गीता से कहा। यू स्टूपिड, कहाँ थे तुम? गीता ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा। ये लो सामान, जल्दी से घर चलो, मुझे मेरी प्रीसा और भाई से मिलना है। उसके बाद वो तब के असिस्टेंट के साथ बाहर चली गई। बाहर निकलते ही उसकी नज़र फिर अभिनव की नज़रों से मिलती है। अभिनव ने उसको एकदम से इग्नोर कर दिया। गीता मल्होत्रा ने अभिनव के ऊपर को से नीचे तक एक ऑब्जर्व किया। अभिनव ऊपर से लेकर नीचे तक ब्रांडेड कपड़ों से लदा हुआ था। उसकी टाई से लेकर उसके हाथ में जो घड़ी थी वो सब फेमस ब्रांड की थी। गीता मल्होत्रा ने अभी तक अभिनव को ठीक से देखा नहीं था। जब उसने उसके ऊपर ध्यान दिया तो उसको अभिनव की बात याद आ गई। क्या ये सच में राजादा परिवार का छोटा बेटा है? गीता मल्होत्रा थोड़ा मुस्कुराई और उसने कहा, ये चाहे जो भी हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी उसके सामने कार आकर रुकती है। वो बिना इधर उधर देखे कार में बैठ जाती है। अभिनव और उसकी माँ भी कार में थे। अभिनव की माँ ने अभिनव से सवाल किया, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? अभिनव को अपनी माँ की बात सुनकर उल्टी आने लगती थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, उसे तो मैं अपनी नौकर भी न बनाऊं, गर्लफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर अभिनव की माँ का मुंह बन जाता है। तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक जैसे हो। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मैं जीते जी दादी नहीं बन पाऊंगी। आप चिंता मत करिए, आपके हाथ में जल्दी ही आपका पोता या पोती होगा। गीता ने खुश होते हुए कहा, क्या तुमने अपनी किसी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया? अभिनव ने घूर कर अपनी माँ को देखा। माँ, आप चुप रहिए बस। गीता जी ने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में अर्च और तप आमने सामने बैठे थे। तप ने अर्च से हाथ मिलाते हुए कहा, तो डील पक्की? अर्च ने भी बस अपना सर हिला दिया। तभी तप ने कहा, और एक बात, और इस प्रोजेक्ट को प्रीसा हैंडल करेगी। प्रीसा नहीं धरा, उसका नाम धरा है। अर्च ने अपने उसी एरोग्रेट वाले तरीके से कहा। उसकी बात सुनकर तप ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसने अर्च को एक उंगली दिखाते हुए कहा, प्रीसा मेरी है। प्रीसा ओके। अर्च अब मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान किसी राक्षस से कम नहीं लग रही थी। वो उठा और तब को बिना कुछ कहे उस प्राइवेट रूम में से निकल गया। तब उसको गुस्से से बस देखता ही रह गया। उसने मन ही मन कहा, जितना उड़ना है अभी उड़ लो, बाद में तुम्हारे ये पंख कटने वाले हैं। मल्होत्रा मैंसन में गीता मल्होत्रा जब वहां पहुंचती हैं तो उसने घर के नौकरों से सबसे पहले प्रीसा के बारे में पूछा। प्रीसा किचन में थी। गीता दबे पांव किचन में जाती है और धरा को पीछे से हक कर लेती है। धरा मुस्कुरा कर कहती है, आ गई तुम गुड्डू। गीता मल्होत्रा का निकनेम। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? ये तो गलत बात है। धरा मुस्कुराई और उसने कहा, तुम्हारी खुशबू से। अच्छा ठीक है, तुम जीती और मैं हारी। गुड्डू की नज़र तभी गैस पर पक रहे हलवा की तरफ गई। वो उस हलवे को देखकर चीखते हुए बोली, वाह, मेरी फेवरेट गाजर का हलवा। यू आर द बेस्ट प्रीसा। वो खुशी से उसके गले लग गई। उसी वक्त तब भी घर पहुंच चुका था। उसने गुड्डू और प्रीसा की आवाज़ें किचन से सुनी तो उसने अपना कोट उतारकर सर्वेंट को दिया और किचन की तरफ बढ़ गया। उसको देखकर गुड्डू जल्दी से उसके गले मिल गई और उसने कहा, भाई, आई मिस यू सो मच। तब मुस्कुरा दिया और उसने कहा, कोई परेशानी तो नहीं हुई आने में? परेशानी? गुड्डू को याद आता है कि कैसे वो एक जानवर से एयरपोर्ट पर टकरा गई थी, लेकिन उसने कहा, नहीं हुई भाई। तब ने फिर धरा को देखा जो उनको प्यार से देख रही थी। उसने धरा से कहा, आज तो लगता है कि भूखा ही सोना पड़ेगा। गुड्डू और धरा ने एक साथ चौंकते हुए पूछा, हो क्यों? क्योंकि खाना तुमने बनाया है। उसकी बात सुनकर धरा और गुड्डू दोनों हंसने लगे।
दूसरी तरफ अभिनव को चीख पर चीख आ रही थी। उसने अपने सामने बैठे अच से कहा, भाई लगता है मुझे कोई याद कर रहा है। आपको क्या लगता है कि मुझे कौन याद कर रहा होगा? उसने एक्साइटमेंट में पूछा। अच हॉल के बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था और उसने उसको बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा, तुम आज फिर यहाँ आ गए? भाई मैं कभी कभी तो यहाँ आता हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आती है और आपकी बहुत चिंता भी होती है। आज 30 तारीख है और इस महीने तुम 30 दिन में से 28 दिन यहीं रहे हो। और बात रही मेरी चिंता करने की, तो ऑफिस टाइम में हर 1 घंटे के बाद तुम मेरे पास किसी न किसी बहाने को लेकर आ जाते हो और उस टाइम तुम मुझे देख सकते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर्ष ने फिर किसी भाव के साथ कहा। हर्ष की बात सुनने के बाद अभिनव के पास कहने को सब खत्म हो गए थे। उसने अपनी नजरें घुमाई और उसने शैतान दिमाग से एक ख्याल आया। उसने हर्ष की तरफ देखा और कहा, भाई मुझे पता लगा है कि धरा तब के घर में उसके ही साथ रहती है और आज मौसम भी कितना सुहाना है। आपको क्या लगता है अभी वो दोनों क्या कर रहे होंगे? उसकी बात सुनकर अच का गुस्सा तुरंत बढ़ जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कह पाता और कर पाता, अभिनव उसके सामने से गायब था। अभिनव अच के ही विला के एक रूम में दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट चुका था। उसने 4 से 5 बार कंफर्म किया कि दरवाजा ठीक से लगा है कि नहीं। अच ने फोन मिलाया और फोन पर किसी को कुछ ऑर्डर दिए। दूसरी तरफ धरा तप और गुड्डू तीनों खाना खाने के बाद मस्ती कर रहे थे। उन्होंने एक मूवी देखने का डिसाइड किया और तप ने अपने ही घर के थिएटर में हिंदी मूवी कॉमेडी लगा दी। वो तीनों काफी इंटरेस्ट के साथ मूवी देखने बैठ गए। गुड्डू और धरा का तो पूरा ध्यान सिर्फ मूवी देखने में था। वो एक भी सेकंड के लिए अपनी पलकें तक झपकाने को तैयार नहीं थे। लेकिन तब की आंखें तो बस धरा को ही निहार रही थी। वो उसको ऐसे देख रहा था जैसे उसके अलावा इस दुनिया में की सब चीजें कहीं खत्म सी हो गई हों। एक धरा ही बची हो जो उसके लिए कीमती हो। अच के बिला में अच की आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। वो खिड़की के पास बैठा था और एक वाइन का गिलास उसके हाथ में था। रात के लगभग 2 बज चुके थे। अच ने नजर घुमाकर अपने फोन की तरफ देखा। उसको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी को कॉल आने का इंतजार कर रहा हो। उसी वक्त जैसे उसकी मन्नत पूरी हुई और उसका फोन रिंग करने लगा। उसने फोन उठाया। सामने वाला भी बोलता उससे पहले ही अच ने कहा, कुछ अच्छा ही कहना। अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा कहा जो मुझे बुरा लगा तो तुम्हारी जीभ कटवा दी जाएगी। उन पर जो आदमी था पहले वो थोड़ा झिझका और उसने फिर थोड़ा डरते हुए कहा, बॉस, हमने उस घर के बहुत से नौकरों को पैसे देकर अपनी बात उगलवाने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत ही वफादार नौकर थे। उनमें से कोई भी हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो अपने मालिक के बारे में कुछ भी बात घर से बाहर निकलने नहीं देना चाहते थे। परंतु बहुत कोशिश करने के बाद हमने एक नौकर जिसे पैसों की थोड़ी ज़रूरत थी उसको अपने काम के लिए हायर किया। उससे मिली जानकारी के मुताबिक तब मल्होत्रा और धरा सूर्यवंशी एक साथ एक रूम में नहीं सोते, वो अलग अलग रूम में रहते हैं। उसके बाद वो आदमी रुककर और अच की कुछ तारीफ की उम्मीद करने लगा, क्योंकि उसने रात ही रात में अच का इतना मुश्किल काम कर दिया था। बेशक मल्होत्राज के घर में ऐसी इंफॉर्मेशन को भी 4 घंटे के अंदर निकलवाना कोई आम बात नहीं थी। अगर मल्होत्राज को इस चीज़ की भनक भी लग गई होती तो उसको जिंदा ही जला देंगे। सुबह का वक्त था। अभिनव ने अपने रूम का डोर ओपन किया और बाहर की ओर अपना आधा मुंह निकाल कर देखने लगा। उसको घर के नौकरों के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने चैन की सांस ली और वो रूम से बाहर निकल गया। मेन
हॉल से जा ही रहा था कि उसको कानों में हर्ष की आवाज़ आती है, नाश्ता नहीं करना है। अभिनव जहाँ था वहीं जम गया। उसका भाई उसके साथ इतना अच्छा बिहेव कैसे कर रहा है। उसने अपनी टेढ़ी आंखें करके अच को ढूंढने की कोशिश की। तभी अच उसको डाइनिंग एरिया में अपना ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाई दिया। अच की पीठ उसकी तरफ थी। अभिनव ने सोचा, भाई को बिना देखे कैसे पता लगा कि मैं उसके पीछे हूँ। लोग कहीं सच तो नहीं बोलते। क्या मेरा भाई सच में एलियन तो नहीं है। तभी उसके कानों में एक मेड की आवाज़ आती है, शराब के लिए भी नाश्ता लगवा दूं। अभिनव अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने अपने सर को झटकते हुए उस मेड को जवाब दिया, नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं ऑफिस में जाकर ही कुछ खा लूँगा। यह कहकर अभिनव वहाँ से बिना देरी किए भाग गया। अर्श ने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी ही वजह से उसको ये पता लगा कि तप और धरा साथ होकर भी साथ नहीं है। दूसरी तरफ तप और धरा भी ऑफिस के लिए निकल चुके थे। रास्ते में धरा को याद आता है कि उसको ऑफिस के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेना है, तो तप से कार रोकने को कहती है। कार से उतरने के बाद धरा सामान लेने चली जाती है। वो कार का डोर ओपन ही छोड़ गई थी। धरा के जाने के बाद तब अपने फ़ोन में कुछ ज़रूरी मेल चेक करने लगा। एक लड़की जिसके पीछे 7 से 8 गुंडे भाग रहे थे, उसने एक शादी का लहंगा पहना हुआ था और उन गुंडों के आगे आगे भाग रही थी। उसने जैसे ही कार का डोर खुला हुआ देखा, वो तुरंत उसमें जाकर बैठ गई। उसने हड़बड़ी में वो डोर बंद कर दिया। उसकी नज़र उन गुंडों पर थी जो दुकान दर दुकान उसको जाकर ढूंढ रहे थे। तभी वो गुंडे उस कार की तरफ बढ़ने लगे। उस लड़की ने हड़बड़ी में अपने सर के बाल खोल और उसमें से गजरा निकाल कर फेंक दिया। तब ने सोचा कि धरा आ गई है। उसने जैसे ही अपना सर ऊपर उठाया, उस लड़की ने तब को किस करना स्टार्ट कर दिया। वो डीप किस तब को कर रही थी। तब को एहसास हो चुका था कि वो लड़की धरा नहीं है। वो उसको धक्का देने ही वाला था कि एक हट्टा कट्टा आदमी कार की खिड़की पर आया और उसने कार में अंदर झांक कर देखा। उसको दिखाई दिया कि एक कपल किस करने में बहुत बिजी थे। लड़की के बाल खुले थे और वो लड़के के ऊपर पूरी तरह से लिटी हुई थी। उसने जल्दी से अपना चेहरा कार की खिड़की से दूर किया। उसने सॉरी कहा और वहां से चला गया। जब उस लड़की को एहसास हुआ कि अब सब कुछ ठीक है, उसने तब को किस करना बंद कर दिया, पर वो उससे दूर बिल्कुल भी नहीं हुई। तब ने धक्का देकर उसको खुद से दूर किया। उसने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी ही कार में घुसकर मुझे किस करने की? वो लड़की तो तब को देखकर मानो पागल ही हो गई थी। उसने मन ही मन कहा, मैंने इस हैंडसम को किस किया, वो भी इतना पेशेंट और लंबा बिल्डन यार। तब ने उसको घूरते हुए कहा, चलो निकलो यहाँ से मेरी कार से जल्दी। उस लड़की ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें किस करने का। वो तो मेरे पीछे गुंडे पड़े थे, इसलिए मैंने उनसे बचने के लिए तुम्हें किस किया। इसलिए ही मैंने तुम्हें अभी तक पुलिस के हवाले नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक लाचार नारी हो, वरना मेरी परमिशन के बिना मेरी कार में घुसकर मुझे किस करने के जुर्म में तुम्हें कम से कम 50 साल की सजा हो सकती है। अब निकलो मेरी कार से। तब ने डोर ओपन करते हुए कहा। उस लड़की को तब की बातें सुनकर अब गुस्सा आने लगा। वो फिर से उसके साथ बहस करने लगी। वहीं जब धरा सामान लेने मॉल पहुंची तो वहां अभिनव से टकरा गई। उसने जैसे ही अभिनव को देखा, उसने इसको इग्नोर कर दिया। अभिनव ने धरा को देखा और उसने धरा को आवाज़ लगाई। धरा धरा रुक गई और उसने अभिनव को सवाली नज़रों से देखा। अभिनव उसके पास आया और उसने उससे कहा, तुम ठीक तो हो ना?
धरा ने अभिनव को देखा और उसको वो सब पल याद आ रहे थे जो उसने अभिनव के साथ बिताए थे। वो उसका ख्याल रखता था और उसको हर बात के लिए सपोर्ट करता था। उसकी आंखों में नमी तैर गई और उसने अभिनव से मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ। धरा ने अभिनव से ज़्यादा बात करना ठीक नहीं समझा और ना ही उससे उसका हाल चाल पूछा। जो भी हो, आखिर वो अच का ही तो भाई था। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगी तो अभिनव ने उससे कहा, धरा 2 साल पहले क्या हुआ था? तुम आखिर कहाँ गायब हो गई थी? मुझे पता है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आखिर सच क्या है। धरा ने एक फीकी सी स्माइल देते हुए अभिनव से कहा, मुझे नहीं लगता कि पुराने घावों को खुरोदने से कुछ होगा और 2 साल पहले जो भी हुआ वो तुम्हारा भाई अच्छे से जानता है। तुम मुझसे ही क्यों नहीं पूछ लेते? आखिर इन सब का माइंड मास्टर तो वही था। इससे बेहतर तुम्हें कोई और कुछ नहीं बता सकता। दारा मुड़ी और वहाँ से जाने को तैयार हुई, लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, अगर वो तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे तो तुम अपनी प्यारी माँ से पूछ सकते हो। वो तुम्हें जरूर कुछ बता सकती हैं। अभिनव धरा की बात सुनकर हैरान था। वो एक जगह स्तब्ध खड़ा हो गया। उसको अब समझ आ चुका था कि जरूर कुछ ऐसी बात है जिससे अभी पर्दा हटाना बाकी है। और धरा ने उससे अभी क्या कहा? उसकी माँ से इन सब का क्या लेना देना है? वो धरा से पूछना चाहता था कि आखिर बात क्या है, लेकिन धरा वहां से जा चुकी थी। उसने एक गहरी सांस ली और वो धीरे से बुदबुदाया, अब वो सच का पता लगाना ही पड़ेगा। धरा जब सामान लेकर बाहर पहुंची तो उसने तब को कार से एक लड़की को निकालते हुए देखा जिसने शादी का लहंगा पहना हुआ था। वह अचंभे में थी, आखिर उसके जाने के बाद क्या हुआ होगा और ये लड़की कौन है? उसको उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। धरा अब उसके पास पहुंच चुकी थी। वो लड़की लगातार तब के ऊपर चिल्लाई जा रही थी, तुम बेडी ब्लास्टर, तुम समझते क्या हो खुद को? धरा को उस लड़की की आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा ताकि वो पीछे मुड़ सके और धरा उसका चेहरा देख सके। उस लड़की को जैसे ही एहसास हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, वो पूरी तरह से घबरा गई। वो डरते हुए पीछे मुड़ी। वो जैसे ही पीछे मुड़ी और धरा ने उसका चेहरा देखा तो उसके मुंह से अचानक से निकला, तनु। तनु ने जैसे ही धरा को देखा वो हैरान हो गई। उसने शौक और खुशी दोनों के साथ धरा से पूछा, धरा, क्या ये तुम हो? धरा ने भी खुशी के कारण अपनी गर्दन हिला दी। उसके बाद वो दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग गईं। तब को अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने धरा से हैरानी के साथ पूछा, तुम इसको जानती हो? धरा ने तनु से दूर हटते हुए कहा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। धरा ने कहा तो तब की आंखें चौड़ी हो गई। उसने घूर कर तनु को देखा, लेकिन तनु के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसको देखकर तब चिढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा कि शायद आज उसका दिन ही खराब है। उसने धरा से कहा, चलो हमें देर हो रही है। धरा ने तब की बात को पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तनु के आ जाने से तब को भूल ही गई है। उसी वक्त धरा का ध्यान तनु के कपड़ों के ऊपर गया। उसने तनु से पूछा, ये क्या कपड़े पहने हैं तूने? कहीं तूने किसी नौटंकी नाटक में तो भाग नहीं लिया? ये कहने के बाद धरा जोर जोर से हंसने लगी। तनु को तभी याद आया कि अगर उन गुंडों ने उसे पकड़ लिया तो वो काम से गई। वो गुंडे जरूर उसकी तलाश में अभी भी कर रहे होंगे। उसने डरते हुए आसपास देखते हुए कहा, सब बताऊंगी बाबा, लेकिन पहले यहाँ से चलो। दारा ने नोट किया कि तनु अचानक से कितनी डर गई है। उसने उससे कहा, चलो गाड़ी में बैठते हैं, फिर तुम मुझे बताना कि तुम अचानक से इतनी परेशान क्यों हो गई। वो दोनों
तब की परवाह किए बिना कार की पिछली सीट में बैठ गई। तब बाहर ही खड़ा था। उसको महसूस हुआ कि अभी अभी उनको उन दोनों लड़कियों ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। तब झल्लाते हुए कार में बैठा और उसने बैक मिरर से उन दोनों को देखा। उसने गुस्से से कहा, कहाँ उतरना है तुम्हें? तनु ने तब की बात सुनकर धरा की तरफ मासूमियत में देखा। धरा तुरंत उसकी बात समझ गई। उसने तब से थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तब समझ गया और उसने ना चाहते हुए भी कार स्टार्ट कर दी। उसके बाद धरा ने तनु के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और उससे पूछा, क्या हुआ जो तुम ऐसी हालत में हो? दोस्तों, इसका अगला भाग देखना मत भूलिएगा जो एक धमाके के साथ आएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत